खैर 2025 खत्म होने वाला है और स्ट्रेंजर थिंग्स भी खत्म होने वाला है, क्योंकि फाइनली इसका सीजन 5 का ट्रेलर भी आ चुका है और इस साल के अंत होते होते स्ट्रेंजर थिंग्स भी खत्म हो जाएगा। अब देखो, स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1 15 जुलाई 2016 में आया था, आज से करीबन 8-9 साल पहले। और फाइनली उनका एंड गेम होने वाला है और एक फाइनल बैटल हमको देखने मिलेगी। और साथ ही में सबकी फील्डिंग भी सेट हो चुकी है, कई गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, विल का और वेकना का रिश्ता क्या होगा वो भी पता चलेगा। वो काफी डीपली कनेक्टेड है, लेकिन किस वे में। हालांकि मैंने सोचा बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई, एक टॉपिक समझ में आया। खैर इस वीडियो में तो मैं इसकी टाइमलाइन बताऊंगा, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, ताकि तुम चीजों को समझ पाओ एक क्रोनोलॉजिकल वे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1800 ईस्वी से, यहाँ पर हॉकिंग सिटी बनाई गई थी। फिर आता है 1923, यहाँ पर एक बंदा मिसिंग हो गया था और वो आज तक नहीं मिला है, और उसके एग्जैक्टली 60 साल बाद ही विल मिसिंग हुआ था। फिर आता है 1940 का टाइम, यहाँ पर विक्टर क्रील जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा था, और फाइनली वो अपनी फैमिली के साथ 1959 में हॉकिंग शहर में मूव करता है। यहाँ उसकी वाइफ, बॉय और डॉटर भी होती है। यहाँ उसका बेटा यानी कि हेनरी, उस पर कुछ पावर्स थी, जैसे कि टेलीपैथिक या टेलीकिनेसिस एबिलिटीज थी, और हॉकिंग्स में आने के बाद वो चीजें थोड़ी एनहांस्ड हो गई उसकी। वो अपने पेरेंट्स को फॉल्स रियलिटी दिखाता था, उनको मैनिपुलेट करता था और उनको बिलीव करवाता था कि हमारे घर में कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस है जो हमारे परिवार को तोड़ रही है। इनफैक्ट ही वॉज द वन हु कॉजिंग इट। जिसके बाद वो एक दिन अपनी मदर और सिस्टर को ही मार डालता है, और इसका इल्जाम विक्टर क्रील पे लग जाता है, क्योंकि पुलिस को सुराग नहीं मिला। उनको लगा फादर ने ही मारा होगा, तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं और उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। और जिसके बाद हेनरी कोमा में चला जाता है। या 1959 की ही बात है, डॉक्टर बर्नर आते हैं जो उसको हॉकिंग्स की लैब में ले जाते हैं। उन्होंने हेनरी की पावर पे स्टडी करी और डॉक्टर बर्नर ने उसको एक नाम दिया 001, इसकी बहन को नमन, यानी कि वो पहला सब्जेक्ट बनता है। और उस डॉक्टर ने हेनरी की पावर को रेप्लिकेट करके एक न्यू सब्जेक्ट बनाने शुरू कर दिए, जिसपे आगे चल के 11 भी इंक्लूड होती है। अब बात आती है 1971 की। अब टेरी नाम की महिला MK अल्ट्रा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है, और उसको एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, जो कि आगे चल के 11 को जन्म देती है। और इसी तरह 11 की जो पावर है वो उसको जन्म से मिली है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट से। और एक बार 11 की माँ उसको लेने भी आई थी। यहाँ पर डॉक्टर ब्रेनर ने उसको पकड़वा दिया, उसको इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दे दी, जिससे वो परमानेंटली कैटाटोनिया स्टेट में चली जाती है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग न्यूरोसाइक्लिटिक सिंड्रोम होता है, जो कि मसल्स की कंट्रोल को इम्पेयर कर देता है। बेसिकली आपकी पूरी बॉडी अनस्टेबल हो जाती है। खैर इसी के साथ डॉक्टर ब्रेनर ने हेनरी की नेक में सिटोरिया डिवाइस लगा रखा था, जिससे बेसिकली हेनरी अपनी पावर को यूज नहीं कर पाता था। इसको तुम मैजिक डैम्पर की तरह समझ सकते हो, जैसे लोकी के सीजन में हमने टीवीए में देखा है कि वो कैसे पूरे टीवीए के अंदर मैजिक डैम्पर लगा के रखते हैं, ताकि कोई भी वेरिएंट अपनी पावर को यूज नहीं कर पाता है। तो बेसिकली हेनरी अब भीगी बिल्ली बन के उन्हीं के साथ काम कर रहा था। फिर टाइम आता है 1979 का। 11 की ट्रेनिंग चल रही होती है। खैर जिसके बाद 11 एक टेलीकिनेसिस वाला गेम खेलती है, और वो फाइनली जीत भी जाती है विद द हेल्प ऑफ हेनरी क्रील। और बर्नर को हेनरी का वो इंटरफेयर पसंद नहीं आता, वो उसको टॉर्चर करता है, और कहीं ना कहीं ये बात 11 को भी पता थी। फिर हेनरी थोड़ा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है 11 से, 11 को मैनिपुलेट करता है, जिसके बाद हेनरी 11 से अपना सुटोरिया वाला डिवाइस निकलवा देता है, जिसके बाद हेनरी की पावर वापस आ जाती है, और उसके बाद वो उस लैब में नंगा नाच करता है मौत का। वो सारे सब्जेक्ट को मार देता है। जिसके बाद वहाँ पे 11 आती है, वो हेनरी क्रील को कन्फ्रंट करती है कि उसने उसको मैनिपुलेट किया। इसके बाद उन दोनों के बीच एक टेलीकिनेसिस बैटल होती है, जिसमें 11 ऑफ कोर्स उसको ओवरपावर कर देती है और उसको एक इंटर डायमेंशनल हेल एस्केप में भेज देती है, मतलब एक अलग अल्टरनेट डायमेंशन, जहाँ हेनरी अपसाइड वर्ल्ड में गिर जाता है, यहाँ हेनरी अपसाइड डाउन वाले वर्ल्ड में गिर जाता है। यहाँ उसको ह्यूमनॉइड क्रिएचर मिलते हैं, डेमोगोर्गन मिलता है, लिविंग पार्टिकल्स के मास मिले, और उसने अपनी पावर से इन सब को रिकॉन्स्टिट्यूट करा, एक तरह से मतलब कंट्रोल ही कर लिया। और देखा जाए तो हेनरी 1979 से अपसाइड डाउन में ही रह रहा है। फिर आती है वो रात 1983, यहाँ पर सीजन 1 चालू होता है। हॉकिंग्स की लैब में 11 पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। उसको एक सेंसरी डिप्रिवेशन टैंक में डाला जाता है, ताकि उसकी पावर और एनहांस्ड हो जाए। उसको एक रशियन स्पाई पर नजर रखनी थी, जो किसी और लोकेशन पे था, लेकिन उसका एनकाउंटर डेमोगोर्गन से हो जाता है, जिसके बाद अपसाइड डाउन का एक गेट खुल जाता है। जिसके बाद 7 नवंबर 1983 11 लैब से भाग जाती है, और उधर डेमोगोर्गन अपसाइड डाउन से रियल वर्ल्ड में आ चुका है। उसने आते ही विल बायर्स को किडनैप कर लिया है और उसको अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ले गया है। विल की माँ पुलिस स्टेशन जाती है, हॉपर उसकी मदद करता है, जहाँ इधर विल के दोस्त माइक, लूकस और डस्टिन होते हैं, जो कि कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। वो उसको ढूंढते हैं, और उनको विल तो नहीं मिलता है, लेकिन 11 मिल जाती है,
जो कि लैब से भाग चुकी थी, वो उसको घर ले आते हैं और फाइनली उनको पता चलता है कि इलेवन पे कुछ पावर्स हैं। जहाँ डेमागोर्गन नैन्सी, जो कि माइक की बड़ी बहन है, उसकी दोस्त बारबरा को ले जाते हैं। उधर विल अपनी माँ से लाइट के जरिए बातें करता है, जो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंजर थिंग का। वो अपसाइड डाउन से ही उनको सिग्नल भेजता है। फिर इलेवन अपनी पावर से पता करती है कि विल जिंदा है, वो अपसाइड डाउन में है। यहाँ हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन के उस गेट तक जाते हैं जो कि हॉकिंस की उस लैब से होके निकलता है। तो डॉक्टर बर्नर उनसे मिलता है। यहाँ डॉक्टर बर्नर से बात करने के बाद वो विल को रेस्क्यू करने जाते हैं। उधर इलेवन डेमागोर्गन को मार देती है और फिर वो हॉपर के साथ वुड्स में रहने लगती है सीक्रेटली, किसी को नहीं पता था। और इस तरह सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब साल है 1984, सीजन 2 लग चुका है और यहाँ पर सब लोग खुश हैं। हॉपर 11 के साथ रह रहा है, लेकिन विल अभी भी अपसाइड डाउन से कनेक्ट है। उसको सब फील होता है। हॉकिंग्स लैब के अंडरनीथ एक गेट ओपन है जो कि माइंड फ्लेयर की वजह से हुआ है। देखो, माइंड फ्लेयर इज वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग फोर्सेस स्ट्रेंजर थिंग। एक सेंटिमेंटल हाइव माइंड है उसके पास, जो कि अदर बी जैसे कि डेमागोर्गन, डेमोबैट्स और ह्यूमन विंग्स को भी कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है, जैसे कि अभी विल को उसने कंट्रोल कर रखा है। इसी के साथ 11 को अपने पास्ट के बारे में पता चलता है कि उसकी एक माँ थी, उसके साथ क्या हुआ, वो उससे मिलने भी जाती है। अब देखो, विल अपसाइड डाउन के हाइव माइंड से जुड़ा हुआ है। उसकी बॉडी भले ही वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसका माइंड वो नहीं कर सकते। विल मॉर्स कोड का यूज करता है और उनको कहता है कि गेट क्लोज कर दो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जहाँ उसी के बाद 11 रिटर्न करती है और गेट को बंद कर देती है और माइंड फ्लेयर के थ्रेट को एलिमिनेट कर देती है और हॉकिंग्स लैब परमानेंटली क्लोज हो जाती है आफ्टर एक्सपोज बाय नैन्सी। यहाँ पर उसके बाद सीजन 2 खत्म। अब 1985 लग चुकी है, सीजन 3 चालू हो चुका है। हॉकिंग सिटी में एक न्यू मॉल स्टार कोड बनाया जाता है। मैक्स एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करी जाती है। इसके बाद बिली, जो कि मैक्स का स्टेप ब्रदर है, उसको माइंड फ्लेयर पजेस कर लेता है। 11 और मैक्स को कहीं ना कहीं शक तो होता है कि बिली पजेस तो हो चुका है। यहाँ पता चलता है कि रशियन ने स्टार कोड मॉल के अंडरग्राउंड अपनी एक लैब बना रखी है। वहाँ से एक गेट खोल दिया है अपसाइड डाउन के लिए। यहाँ से सारे क्रिएचर्स आ रहे हैं। यहाँ रॉबिन, स्टीव और लूकस की बहन मॉल के अंडरग्राउंड में जाते हैं, रशियन से फाइट करते हैं और लास्ट में माइंड फ्लेयर 11 से फाइट करता है। बिली, जो कि उसके पोजीशन में था, बिली खुद का सेक्रीफाइस करता है 11 को बचाने के लिए और माइंड फ्लेयर की फिजिकल फॉर्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी सैड एंडिंग के साथ सीजन 3 खत्म होता है। फिर टाइम आता है 1986 का सीजन 4। अब वेकना आ चुका है। वेकना बोले तो अपना जो हेनरी है वही वेकना बन चुका है और ये सारे कांड वही करवा रहा था। अब देखो, उसको एक रिचुअल कंप्लीट करनी है जिसके लिए उसे 4 विक्टिम चाहिए ताकि वो 4 साइकिक गेट्स खोल सके पूरे हॉकिंग सिटी में। अगर वो 4 विक्टिम को मार देता है, उसके बाद क्या होगा कि अपसाइड डाउन और हॉकिंग्स के बीच एक मैसिव रिफ्ट खुली जाएगी जो कि लिटरली पूरे शहर को फाड़ के रख देगी। अब यहाँ वेकना उन लोगों को ढूंढ रहा है जिनके लाइफ में ऑलरेडी ट्रॉमा चल रहा है, काफी वो सैड है, किसी चीज के गिल्ट में है। यहाँ उसकी पहली शिकार होती है क्रिसी, जो कि भाई एडी की वैन में आई थी ड्रग्स लेने और वेकना ने उसका काम वहीं डाल दिया। और एक और चीज पता चलती है, जहाँ भी वेकना उनको मारता है वहीं उनका गेट खोला जाता है। दूसरा शिकार था फ्रेड बेंसन, जो कि खुली सड़क पे ही मारा जाता है। तीसरा शिकार था पैट्रिक, जो कि लवर लेक के अंदर मारा गया। हाँ, लिटरली लेक के अंदर उसका एक गेट था जो कि अपसाइड डाउन ले जाता था। चौथी थी मैक्स, जो कि मेन कैरेक्टर के साथ ही थी। हालांकि देखो, वो सरवाइव तो कर जाती है, लेकिन वो कोमा में चली जाती है थैंक्स टू 11। लेकिन उसकी जो टेम्परेरी डेथ हुई थी ना, उसकी वजह से वो चौथा गेट खुल जाता है। मतलब वेकना जो करना चाहता था वो नियरली वो अचीव कर चुका है। हालांकि उन्होंने वेकना को टक्कर तो दी थी, सब कुछ रिवील कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी वो रिफ्ट बन जाती है। अब होगा मौत का तांडव, क्योंकि लिटरली इस बार वेकना ऊपर आएगा अपने रियल वर्ल्ड में। अब देखो, कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी चाहिए। विल का कोई कनेक्शन तो है, वेकना ने उसको क्यों चुना वो सीजन 5 में ही रिवील होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी लगी हुई है। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि 6 नवंबर 1983 जब विल को किडनैप किया गया था, उसी वक्त अपसाइड डाउन वर्ल्ड क्रिएट हुआ था, जो कि 11 की वजह से हुआ था। मतलब अगर तुम किसी भी सन यानी कि 1985, 1986 कभी भी अपसाइड डाउन में जाओगे तो वहाँ का टाइम हमेशा 6 नवंबर 1983 ही बताएगा। मतलब अपसाइड डाउन एक ही टाइम में रुक के रह चुका है। जिस दिन वो क्रिएट हुआ था उसी वक्त के लिए वो थमसा गया है। अब देखो, सीजन 5 कोई अनदर चैप्टर नहीं है, ये एंड गेम है। सब कुछ खत्म होगा इसमें, सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, जितने भी अनरिजॉल्व कनेक्शन है उनको रिवील करा जाएगा और एक फाइनल बिटवीन होगी
लाइट वर्सेस डार्कनेस के बीच में। और सही में भाई एक बात का बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि स्टीव भाई को खोने की हिम्मत नहीं है, सही बता रहा हूँ। लंगड़ा लूला कर देना, लेकिन भाई साहब उसको मारना मत। हालांकि ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा लोगों की फील्डिंग सेट है इसमें तो। अब देखो ऐसे शो अच्छी खासी हाइप पकड़ लेते हैं, लेकिन एंडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक शो हक देता है। आई होप स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ वो ना हो, क्योंकि शुरू से लेके अभी तक ये अच्छा खासा पेस बना के चले हैं। बाकी तुमको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।